नमस्कार। डेट है आज की 3 जनवरी 2022 और आज हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आने वाले जीके क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो आपको इन सभी एग्जाम्स में ये लाभदायक रहेंगे। एचपीएस एग्जाम, नायब तहसीलदार एग्जाम, अलाइड सर्विस एग्जाम। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में? याद रखो कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो 2021 में जो लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत। ठीक है, 9 सितंबर 2021 को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा याद रखना है उसका एम क्या था कि हमें जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो प्लस करना था अपने आप को। ठीक है, तो वो उसका एम था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण था 2021 वो कमीशन किसके द्वारा किया गया था? वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके द्वारा जो है वो ये कमीशन किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपर्ट एजेंसी जो है उसकी उसको हायर करना था कंडक्ट करने के लिए, सर्वेक्षण को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, वहाँ पे जाओ एक पैरामीटर्स के तहत जाओ उनको जाओ रैंक करना था। ये आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में आपको याद रखना है 7,475 जो है वो विलेजेस 698 डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक है, कवर्ड किए गए थे। ये आपको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है वो या ये एक तरह से रैंकिंग ही नहीं है बट एक तरह से जो जन आंदोलन है क्रिएट करने के लिए, भारत को स्वच्छ करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इट एम्स टू एक्सीलरेट ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस इंटरवेंशन एंड रिजर्व्स इन द कंट्री। तो ये सारे की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो है वो आपका 2021 में लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है वहाँ पे का कमीशन किया गया था, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। ये भी आपको याद रखना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले तो याद रखो कि जो सर्वेक्षण था वो कंडक्ट कराया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। और ये 7th कंसेक्टिव एडिशन था स्वच्छ सर्वेक्षण का, ये भी आपको याद रखना है। और दो ये जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस जो है सर्वे था कंडक्टेड बाय स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस जो है सर्वे कौन सा था आपका? स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 था। और वो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत जो कंडक्ट कराया गया था। तो ऑल करेक्ट, जो ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए जो 7th एडिशन है पीपल फर्स्ट, इसकी ड्राइविंग फिलोसफी थी, इसके ऊपर ये चला था, इसको आपने याद रखना है। और आज़ादी का 75वां जो है वो महोत्सव है उसके दौरान ये कंडक्ट कराया गया था, आज़ादी एट द स्पिरिट। ठीक है, सर्वे का जो है एक तरह से नाम यहाँ पे बोला गया है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जो है वो 2016 में स्टार्ट किया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का जो है वो 7वां जो है ये जो है वो एक तरह से सर्वेक्षण है और 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब कब किया था इसको याद रखना है। 2 अक्टूबर को जो है वो 2014 को, याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया था। और उसी स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2016 में आपका स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो स्टार्ट किया गया। महात्मा गांधी जी की जो है वो 150वीं एनिवर्सरी पर स्वच्छ भारत अभियान 2014 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, याद रखना है। और इस सर्वे को कंडक्ट कौन कर रहा है? आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो है वो सर्वे को कंडक्ट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाओ इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। लाइव सेशन में जुड़ता हूँ मैं शाम को 5 बजे, आप इस बैच में जो है एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का करना कैसे है? जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, नंबर से वहाँ पे एनरोल कीजिए, देन आपको
जब ऐप खुलेगी तो बैच सेक्शन देखने को मिलेगा। बैच सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, देन आपको प्लस आइकन देखने को मिलेगा, प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, देन कोड डालना है आपको जीके ट्रिक, स्मॉल में जाओ, कोड डालना है जीके ट्रिक। आप जाओ एनरोल कर सकते हैं उसमें। शाम को 5 बजे डेली मैं लाइव जुड़ता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। और अगर आपको वीडियो के रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो आप जाओ इस स्टोर सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे जीके प्लस इंडिया प्लस जीके और एचपी जीके जाओ, वहाँ पे नोट्स और वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जाओ देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, शुभम टिक टेलीग्राम, शुभम जी के ट्रिक नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, और लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ और जो है वो नोट्स, सॉरी, जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, साइक्लोन गुलाब इज formed in Bay of Bengal region and hit the east coast of India. Which of the following countries suggested the name of गुलाब? देखो, साइक्लोन गुलाब जो था वो भी बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ था, और उसने हमारे जो इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है उसको हिट किया था। तो कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने साइक्लोन को जो है नाम दिया था गुलाब? याद रखना है, पाकिस्तान ने नाम दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। म्यांमार की राजधानी जो है नेपितो है, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है, और पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है, और इंडिया की राजधानी जो है न्यू दिल्ली है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो है आपके इमरान खान, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है आपके शेख हसीना है, याद रखना है। और म्यांमार में जो भी एक तरह से जो कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पे आर्मी का शासन हो चुका है, थोड़ा सा वहाँ पे जो टेंशन जो क्रिएट हो रखी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स? इनमें से कौन जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, और वो लीगल मैटर्स को, जितने भी गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स होते हैं उनको कोर्ट में जो है देखता है? याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, याद रखना है आपको, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो सेकंड लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का गवर्नमेंट का, वो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है। तो अटॉर्नी जनरल आपके जो अभी के वेणुगोपाल हैं, और सॉलिसिटर जनरल अभी आपके जो तुषार मेहता हैं, ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जितने भी फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर होता है उसको, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, उसका रिपोर्ट तैयार करता है, उसको देखता है, उसको मैनेज करके रखता है, वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, यानी कि कैग होता है। और कैग अभी हमारे हैं जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज अटॉर्नी जनरल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब याद रखो, अटॉर्नी जनरल के पास जो है याद रखना है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है इसकी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है वही इसकी जो क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल राइट टू प्रिवेसी वॉज डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट? अब याद रखिएगा, कौन सा आर्टिकल ऐसा था जिसमें ये बोला गया है कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो एक तरह से फंडामेंटल राइट है, ये आपको याद रखना है। तो राइट टू प्रिवेसी जो है आपका किस में आता है, आपका वो आर्टिकल 21 में आता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब ये इसलिए यहाँ पे मेन है, करंट अफेयर से रिलेटेड इसको लिंक कीजिएगा, क्योंकि पुट्टू स्वामी जो केस था उसकी वर्डिक्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वर्डिक्ट दी गई थी पुट्टू स्वामी के केस के उपलक्ष्य में। उन्होंने ये बोला था कि जो आपका राइट टू प्रिवेसी है वो एक तरह से फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, ये आपको याद रखना है। तो जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था उसके तहत जो उसके लिए जो ये वर्डिक्ट जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें राइट टू प्रिवेसी लिखा हुआ है एज अ फंडामेंटल राइट, तो आपका आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ रिलीजियस and linguistic minorities to establish and administer educational institutions, in effect recognizing the role educational institutional play in preserving distinct culture? मान लो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल जो है वो रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को
फॉर्म कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने कल्चर को जाओ एजुकेशन के थ्रू जाओ प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके बचा सकते हैं। मान लो अभी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मान लो एससी है, ठीक है, तो इनका कल्चर मतलब ये माइनॉरिटीज में यानी कि इनकी संख्या जाओ कम भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा कि अगर इनको अपने कल्चर को प्रमोट करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो इनके पास ये अधिकार है आर्टिकल 30(1) के तहत, 30(1) के तहत, कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो स्थापना कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका, ठीक है, ये याद रखना है। तो आर्टिकल 30(1) के तहत है वो, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आर्टिकल 30(1) के तहत है वो, ठीक है। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30(1) एक ए के तहत ये लिखा गया है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट रहेगा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। और आर्टिकल 15(5) में ये लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो रिजर्वेशन के लिए जो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि जो आपके जो माइनॉरिटीज हैं उनको स्कूल या इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो कहा जा सकता है, बल्कि जो मेजोरिटी वाले हैं उनको नहीं बोला जा सकता। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 32 में जाओ, आपको याद रखना है ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है, संविधान की आत्मा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है 10वीं शेड्यूल्ड, जो आपकी 10वीं अनुसूची है संविधान में। याद रखो जो 10वीं अनुसूची है उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, और 52वां जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत ये लाया गया था। इसमें होता क्या है असल में कि कभी इंडिपेंडेंट एमएलए जो होता है वो अगर जीत जाता है, एंड देन जीतने के बाद वो कोई पार्टी को जाओ ज्वाइन कर लेता है या उसकी विचारधारा को जाओ ज्वाइन कर लेता है, तो वो उसको जाओ हटाया नहीं जा सकता, याद रखना है आपको। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसा जो है वो क्यों आया था, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे गुजरात वडगाम से, जिग्नेश मेवानी, ठीक है, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को जो है वो सपोर्ट किया था, बट उन्होंने जो फॉर्मली जो है वो ज्वाइन किया था, उसको जो है फुल्ली जो है नहीं ज्वाइन किया था। तो ऐसा 10th शेड्यूल में जो लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट एमएलए वो जो है वो इलेक्शन के बाद पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि एंटी डिफेक्शन लॉ हम क्या बोलते हैं, 10th शेड्यूल को बोलते हैं, और 52वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा स्पीकर गिव्स रेजिग्नेशन टू, तो जो लोकसभा स्पीकर है वो रेजिग्नेशन किसको देता है, तो याद रखना है लोकसभा स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो रेजिग्नेशन देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्रेसिडेंट है वो रेजिग्नेशन किसको देता है, याद रखिएगा रेजिग्नेशन जो है वो किसको देता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो शपथ को जो है शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है शपथ दिलाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है हम उसको क्या बोलते हैं, तो पार्लियामेंट के नाम सुने होंगे आपने, पार्लियामेंट का नाम सुना होगा, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को हम जो लोकसभा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा सभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। राज्यसभा का याद रखना है, राज्यसभा में जो एमपी आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और जो लोकसभा में जो एमपी आते हैं आपके वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। याद रखना, डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि यहाँ पे पब्लिक वोट कर सकती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो पब्लिक वोट नहीं कर सकती है, ये आपको याद रखना है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है राज्यसभा को बोलते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे तो टोटल स्ट्रेंथ आपकी जो है राज्यसभा की 250 है, लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी जो है 245 है। तो अगर 250 होते तो वहाँ पे 238 जो मेंबर हैं आपके वो
इलेक्ट होते हैं और जो 12 मेंबर हैं आपके वो आपके राष्ट्रपति जो है उनको नियुक्त करता है। अभी 245 है तो 233 जो मेंबर हैं आपके वो इलेक्ट होते हैं स्टेट्स से, और आपका याद रखना जो 12 मेंबर है आपके वो प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करता है। ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं आपका विधानसभा को, और लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो याद रखना है नफ्ताली बेनेट इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट है आपके पाकिस्तान के, और इब्राहिम मोहम्मद सोली जो आपके प्रेसिडेंट है आपके मालदीव्स के। ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे, और कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।